नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर सैनिक कल्याण निदेशालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि आपको बताते चले कि इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। और जहां मंत्री ने कहा कि 2019 का पुलवामा हमला देश के लिए एक पीड़ादायक घटना थी, लेकिन शहीदों का बलिदान हमेशा राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। जहां उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कांड की 7वीं जयंती है। आज ही के दिन हमारे 40 निहत्थे जवान जो छुट्टी काट कर जा रहे थे, उस पर एक कायराना हमला आतंकवादियों ने किया। जो 40 जवान शहीद हुए, उसमें 2 जवान उत्तराखंड के भी थे। आज उन शहीदों को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे हर देशवासी को, देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये सम्मान देने के बाद, ये नमन कार्यक्रम के बाद उनके परिवार वालों को लगता है कि आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है, उनका बलिदान खाली नहीं गया है। इस अवसर पर एक बार मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब खबर रामनगर से है, जहां स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आगामी फायर सीजन को देखते हुए तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। बताते चलें कि आगामी 18 फरवरी को प्रस्तावित फॉरेस्ट फायर मॉक ड्रिल से पहले एक अहम समन्वय की बैठक आयोजित की गई, और जिसमें उप निदेशक राहुल मिश्रा ने जानकारी दी है कि बैठक का उद्देश्य विभिन्न विभागों के लिए बेहतर तालमेल को स्थापित करना, तो वहीं मॉक ड्रिल को भी सफल बनाना है। और यह बैठक कॉर्बेट के प्रशासन, रामनगर वन प्रभाग, तो वहीं तराई पूर्वी वन प्रभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों के लिए संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। जहां आपको बता दें कि इसमें कार्य योजनाओं के साथ साथ संभावित चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। और जहां उप निदेशक ने जानकारी दी है कि 18 फरवरी को कॉर्बेट के धनगढ़ी क्षेत्र में मॉक ड्रिल आयोजित होगी, और जिसका उद्देश्य वनाग्नि की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। के संबंध में आज एक बैठक रखी गई थी, क्योंकि हमारी 18th को एक मॉक ड्रिल है। उसके संबंध में जो रामनगर डिवीज़न और तराई वेस्ट डिवीज़न, इनके साथ मिलके और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके प्लस ऑल द लाइन डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग थी, ताकि हमारा जो 18th को मॉक ड्रिल है उसके संबंध में क्या क्या तैयारियाँ हैं, क्या क्या होनी चाहिए, और क्या हमारे पास अभी रिसोर्सेज की जो शॉर्टेज है वो पूरी करने के लिए हमें और क्या करना होगा, उसके संबंध में एक बैठक ऑर्गेनाइज़ की गई है। और ताकि हमारी मॉक ड्रिल अच्छे से हो सके और हम आने वाली जो भी फॉरेस्ट जो फायर सीज़न है उसके लिए पूर्णतः रेडी रह सकें, उसके संबंध में ही बैठक की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में बीएमएस के एक छात्र की आत्महत्या के बाद शनिवार को परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई, और जहां घटना से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तालाबंदी कर दी और जमकर हंगामा भी किया गया। जहां आपको बता दें कि छात्रों ने एग्जाम की लेट लतीफी और साथ ही साथ 5 साल के कोर्स को 8 साल में पूरा होने के आरोप लगाकर कॉलेज के प्रबंधन पर विश्वविद्यालय स्तर पर इसका निर्णय लेने के लिए मांग की है। और जहां शुक्रवार को भी बीएमएस के छात्र यशपाल ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी, और जिसके बाद से ही छात्रों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर था, और जहां उन्होंने कॉलेज में तालाबंदी कर जमकर हंगामा भी किया। का ही लड़का था, उस वो बंदे को मैंने कल रात को देखा, मुझे अंदर से इतना गलानी फील हुआ, क्योंकि मैं भी बिहार से आता हूँ, मैंने भी यहाँ के स्ट्रगल देखे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा था शुरू से, वो भी कर रहा था, मैंने यहाँ के स्ट्रगल देखे हैं। यहाँ का सिस्टम इतना गंदा है ना, यहाँ इतना गंदा सिस्टम है जिस वजह से मुझे प्रेशर है, लेकिन मैंने झेला है चीजों को, वो बंदा नहीं झेल पाया, अकेले रहा, वो बंदा नहीं झेल पाया। परीक्षा का कार्य है वो विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित होता है, विश्वविद्यालय निर्धारित करता है, और जैसे वो हमें डेट दे देते हैं उसी हिसाब से हम एग्जीक्यूट करते हैं। परीक्षा किस समय हो रही है,
और कब हो रही है, कब करनी है, तो ये निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन का। हम ये चाहते हैं जो कॉलेज का प्रशासन है वो टाइम पर चले। ये टाइम पर चलना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी टाइम पे ना चलने के ऐसे बच्चे प्रेशर था। हमारा 5 साल का मतलब 22 बच के हमारा आप जाके जो कोर्स खत्म हो रहा है वो 28 में खत्म हो रहा। हम 28 में जाके इंटर्नशिप करेंगे, 29 में पीजी देंगे, वो भी कंफर्म नहीं है। देखिए हमारा कितना डिले हो चुका है। हम 7 से 8 साल डिले हैं। 5 साल की डिग्री को हम 8 साल में पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर हर बैच का ये हाल हो रखा है। एक बात बताइए, हर किसी की फैमिली से लड़कों को प्रेशर होता है कि वो एक उम्र पे जाके अर्न करे। बच्चा पहले 3-4 साल के ड्रॉप लेकर 4 से 5 साल के ड्रॉप लेकर वो यहाँ आता है। 22-23 साल की उम्र में बीएमएस करता है। 28-29 साल की उम्र में वो बीएमएस पास कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है। 30 साल की उम्र में पीजी में बैठ रहा है। वो सोचिए वो से प्रेशर नहीं होगा। वो बंदा प्रेशर में था। कॉलेज किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चाहता है एग्जाम ऑन टाइम करा सकता था। सब इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में। और वो गोरखपुर से आया हुआ था ऑल इंडिया से और हमारे बैच में ही पढ़ता था। जो भी हुआ हम लोग जान रहे हैं। तो कल उसका एग्ज़ाम हुआ था, परसों मतलब उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद ही उसने रात को ही घर छोड़ के चला गया था सुसाइड नोट लिख के। हमें रात को तो पता नहीं चला कि सही बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, सही बच्चे अपना पढ़ने में लगे हुए थे। फिर अगले दिन जब फ़ोन कर रहा जा रहा था उसे तो फ़ोन नहीं उठाया। तो जब हमने रूम पे जाके उसके चेक किया तो हमें सुसाइड नोट मिला। फिर उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद हमने सभी लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद हमने ढूंढना चालू किया। सुसाइड नोट में यही लिखा हुआ था कि वो अपने चीज़ों से परेशान हो गया था और उसने कहा कि मैं जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेलियर मानता हूँ अपने आप को, और ये सब कह के उस तरीके से वो फिर चला गया। अब खबर डोईवाला से है, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई और जहां आपको बताते चले कि बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। और जहां आपको बताते चले कि सूत्रों के अनुसार बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी कार्यक्रमों और संभावित राजनीतिक रणनीति को तैयार करने के लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। और जहां यह भी बताया जा रहा है कि कोर कमेटी की यह बैठक लगभग 1 घंटे तक चली और जिसमें की बैठक समाप्त होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से प्रेस वार्ता भी की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री की विधानसभा 2027 के चुनावों को लेकर उत्तरकाशी के बटकोट में राजनीतिक गतिविधियां अभी से ही तेज हो गई हैं और जहां संभावित दावेदारों के चेहरे सामने आ रहे हैं तो वहीं नेता अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सक्रियता दिखा रहे हैं। और जहां महिलाओं को आरक्षण मिलने की चर्चा के बीच महिला उम्मीदवारों की सक्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। और इस बीच पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष जशोदा राणा ने भी अपनी दावेदारी को पेश करते हुए कहा कि महिला आरक्षण के तहत उन्हें यमुनोत्री सीट पर टिकट मिल सकता है। उन्होंने खुद को बीजेपी का सिपाही बताते हुए संगठन से समर्थन की उम्मीद जताई। नगर पालिका में और जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है और मैं यहाँ पर चुनाव लड़ी हूँ, चुनाव जीती हूँ। दुर्भाग्य से एक बार मेरा नॉमिनेशन नगर पालिका के लिए निरस्त हो गया था, वो एक समय की बात है। लेकिन मैंने जिस प्रकार से नगर पंचायत में और जिला पंचायत में काम किया है उस काम से सब वाकिफ हैं और मेरी पार्टी भी वाकिफ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सिपाही हूँ। जब से मैं वोटर बनी हूँ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी से ही मेरी पहचान है और मैं पूरा विश्वास ही है मुझे कि मुझे ही टिकट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी और मैं भी उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस को नया नेतृत्व मिल गया है। जहां आपको बताते चले कि आईपीएस परमेंद्र सिंह डोभाल ने आज एसएसपी देहरादून का पदभार ग्रहण कर लिया है और जहां कार्यभार संभालने के बाद उनकी ओर से प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई और जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा, मजबूत कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्थाओं में सुधार रहेगी। और जहां आपको बता दें कि देहरादून प्रशासनिक बड़ा फेरबदल हुआ है और राजधानी देहरादून की जो कमान है वो तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी परमेंद्र सिंह डोभाल को यहाँ पर मिली है। सर, किस तरीके से देखते हैं, बड़ी चुनौतियां हैं और देहरादून की कमान आपके हाथ में है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। और निश्चित तौर पर देहरादून में पिछले कुछ समय में जो एक सुरक्षा की भावना लोगों के मन में आई थी उसके बाद कुछ चेंजेस हुए हैं और मेरे द्वारा टीम हमारे पास जो है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी टीम है और जो पुराने जो भी केसेस हुए थे मेरे द्वारा भी इन पर भी एक समीक्षा की गई थी
एक जो केस है जो अभी अनवर्कड आउट है, इसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं, जल्दी से खोलेंगे। लोगों के मन में जो सुरक्षा की भावना आई है या जो एक चल रहा है, उस पे हम लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पे जो हमारा पुलिस है वो इस पे काम करेगा, पुलिस विभाग, और मेरे पास अच्छी टीम है, हम लोग इस पर अच्छा करके देंगे। सर, आपने हरिद्वार में रहे हैं आप, वहाँ पर आपने अपराधियों को जिस तरीके से वहाँ उनकी कमर तोड़ने का काम किया है, क्योंकि अभी ताज़ा हालिया मामला राजधानी देहरादून में देखने को मिला, विक्रम शर्मा की हत्या हुई, वो भी एक बड़ा गैंगस्टर था। तो सर, जिस तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जिस तरीके से सत्यापन अभियान राजधानी देहरादून में चलाया जा रहा है, क्या सर ये व्यापक और तरीके से चलाया जाएगा सर? देखिए, सत्यापन अभियान के साथ साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रह रहे हैं या जो अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके सत्यापन अभियान चलाने की ज़रूरत है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देहरादून कोई फ्री स्टेट नहीं है कि कोई भी अगर अपराध करके जाएगा तो वो खाली हाथ चला जाएगा। निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर कोई इस तरीके की घटना होगी, सख्ती का जवाब सख्ती से ही मिलेगा। क्या आप मानते हैं सर कि उत्तराखंड में अगर अपराधी अपराध करता है तो राजधानी देहरादून की जगह उसके लिए कम पड़ जाएगी? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, अगर कोई अपराधी ये मानता है कि वो यहाँ का अपराध करके फ्रीली चला जाएगा तो वो मुगालते में है, उसका जवाब मिलेगा उसका। सर, एक बड़ी समस्या ये है कि ट्रैफिक, अगर हम ट्रैफिक की यहाँ पर बात करें, यातायात की बात करें, क्योंकि एक लंबे समय से, क्योंकि जिस तरीके से हाईवे का जो एक कनेक्टिविटी राजधानी देहरादून को मिली है और लगातार क्राउड बढ़ रहा है, इसको लेकर सर क्या प्रबंधन है? देखिए, ट्रैफ़िक हमेशा की तरह देहरादून के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, और इसमें अभी पहले मैं इस वर्कफोर्स को और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी देखूंगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण हमारे प्रेशर पॉइंट हैं उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, खासकर स्कूल टाइमिंग के आसपास या वीकेंड के टाइम में देहरादून में अक्सर जाम की समस्या रहती है, मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को स्मूथ किया जा सके। धन्यवाद। जी, थैंक यू। तेज तर्रार IPS अधिकारी प्रवेश सिंह डोभाल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधियों के लिए उत्तराखंड में जो जमीन है वो कम पड़ जाएगी, अपराधियों के लिए राजधानी देहरादून में कोई जगह नहीं है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर प्रवेश सिंह डोभाल ने अपनी बात कही है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। STF ने देहरादून में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए SSC की ऑनलाइन परीक्षा में चल रही धांधली का पर्दाफाश किया है। जी हां, आपको बता दें कि STF ने परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, और जहां यह फर्जीवाड़ा ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में हो रहा था और जिसमें कि एक अभ्यर्थी खुद ही परीक्षा केंद्र पर बैठता था, लेकिन परीक्षा दूसरे शहर से कोई और व्यक्ति दे रहा था। जी हां, आपको बता दें कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लेकर इस अपराध को अंजाम दिया, और जहां STF ने नकल विरोधी कानून के तहत आरोपियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है, ये MKP कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप C जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है IP एड्रेस को बाईपास करते हुए, जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया, और जो है एक रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है पेपर को नकल करवाया गया, पेपर सॉल्व करवाए गए, लोगों से जो है प्रलोभन देकर पैसे लेकर जो है किस तरीके से ये पूरा परीक्षा का भांडाफोड़ है। तो इसमें हमारी उत्तराखंड STF की टीम ने जो है इसको वर्कआउट किया है UP STF के साथ मिलकर। तो ये STF की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। संभवतः देश में ये पहला इस टाइप का एक मामला है, जो कि जो पूरा जो सेंटर था, उस सेंटर का जो सर्वर रूम था, उस सर्वर रूम के अंदर जो है जमीन के अंदर ये सारा जो है एक सेफ्टी टैंक जैसा होता है, उस तरह से पूरा ये राउटर्स और ये कनेक्टर्स, इथरनेट केबल्स और ये सब लगा के कैसे किस तरीके। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, और जहां पुलिस के दावों की पूरी तरह से पोल खुल रही है। तो वहीं मैं आपको बताते चलें कि उनका यह भी कहना है कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में सिलसिलेवार हत्याओं की घटनाएं भी अब लगातार सामने आ रही हैं। आम जनमानस की भावनाएं भी हैं, और मैं कल कुछ विशेषज्ञ हैं उनका भी देख रहा था सोशल मीडिया में, उन्होंने बड़ा अच्छा आकलन करा, और ये बात सत्य भी है, सर्वविदित भी हो चुकी है कि पुलिस
कि थाने चौकी की जो सौदेबाजी इस प्रदेश में हो रही है वो सबसे बड़ा कारण है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है। अगर आप थाने चौकी की ही सौदेबाजी कर रहे हैं कि ये चौकी इतने की, ये थाना इतने का, आपने पुलिस में ही एक ये करप्शन का माफिया पूरी तरीके से ज्वलंत करा दिया प्रदेश भर में, तो क्या सुरक्षा करेंगे ये लोगों की? ये तो अपने हितों की सुरक्षा करेंगे, और उनके हित कैसे सुरक्षित रहेंगे जब उनको पैसे देके ही थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी बनना है? कोई पारदर्शिता तो है नहीं इसमें। पूछिए, आप पुलिस महकमे में लोगों से पूछ लीजिए, आप आम इंसान से पूछ लीजिए, आप जानकारों से पूछ लीजिए। अगर मेरी बात गलत है तो मैं बताइए मुझे, क्या ये रक्षा करेंगे? 15 दिन में 5 मर्डर हमारी राजधानी में हो गए। कोई भूल सकता है कि जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति आई थी उस दिन वहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए की, उनकी 200 मीटर की परिधि में जहाँ पे उनका कार्यक्रम था, करोड़ों करोड़ों रुपए की वहाँ पे ज्वेलरी की लूट हुई। और यहाँ पे हल्द्वानी में मंडी, आज का अखबार उठाइए, आज का अखबार उठा के देखिए, कहाँ कहाँ पत्रकार पहुँच के खुद उन्होंने फोटो खींची हैं, कहाँ कहाँ पे क्या कुरक धंधा चल रहा है या बिना पुलिस के संरक्षण के चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी समित बंसल की संस्तुति पर ऋषिकेश के उप निबंधक पर बड़ी कार्रवाई की गई। जहां आपको बताते चले कि औचक निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं और जहां शासन ने उप निबंधन को निलंबित कर दिया है। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि जांच में करोड़ों रुपए की स्टैंप चोरी, फर्जी कर्मचारी से रजिस्ट्रियां करवाए जाना, तो वहीं उप निबंधक की गैर मौजूदगी में भी लिपिका के द्वारा पंजीकरण किए जाने जैसे गंभीर मामले उजागर हुए हैं। अब खबर जशपुर से है, जहां नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के डांक बंगला में भूमाफियों के द्वारा फिर से दबंगाई की गई और जहां नगरपालिका के द्वारा बनाई गई लगभग 200 मीटर की सड़क को जेसीबी से तोड़ दिया गया। जानकारी देते चले कि क्षेत्रीय विधायक आदिश चौहान मौके पर पहुंचे और जहां इस कार्रवाई की निंदा उनकी ओर से की गई है। उन्होंने बताया कि सन 2011 में भी इस सड़क को राज्य सरकार ने बनाया था, लेकिन भूमाफिया इसरार अहमद ने उसे तोड़ दिया था और अब नगर पालिका के द्वारा बनाई गई सड़क को फिर से तोड़ा गया है। उसको किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया, तो मैं मौके पर पहुंचा, तो मैंने मौके पे जो ठेकेदार है उन्हें बुलाया। तो ठेकेदार का नाम है नफीस ठेकेदार, जिन्होंने मुझे अपना एक लेटर दिखाया तो मैं ये सड़क नगर पालिका से स्वीकृत, ये नगर पालिका से स्वीकृत है, पत्रांक 44 है और 9/5/25 को इन्हें वर्क ऑर्डर दिया गया। ठीक है, ये सड़क लगभग बन के तैयार थी, 2011 में बनी थी राज्य योजना से, पहले सड़क चल रही थी। और जब 2011 की सड़क को अभी कुछ माह पहले तोड़ा गया तो हमारे जो तत्कालीन एसडीएम है चतर सिंह जी ने, जो जिस व्यक्ति ने अब तोड़ी है उनकी पत्नी के नाम ये नोटिस जारी किया था कि आपने ये सड़क तोड़ी है, सड़क पहले से पूर्ववत चल रही है और इसका आकलन कर आपसे वसूली की जाएगी। तो नगर पालिका ने उसका आकलन नहीं किया अभी, तो अभी तो पहली जो तोड़ी गई है उसका भी वसूली उनसे होनी चाहिए और उन्होंने फिर दोबारा तोड़ी। तो क्योंकि मुझे जैसा पता चला कि इन्होंने ईओ को बताया, लेकिन ईओ साहब का बहाना बनाया या किसी कार्य से गए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मैंने ईओ को अवगत कराया कि भाई आपने सरकारी संपत्ति का कोई बाधा डाला है, नुकसान। अब खबर रुड़की से है, जहां लिबरहेडी गांव में वर्षों से क्षतिग्रस्त गंग नहर का पुल ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन गया है और हर दिन यहां लंबा जाम लगता है, जिससे कि ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं आपको बता दें कि जाम के कारण अक्सर झगड़े होने का डर भी बना रहता है और जहां ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार इस पुल की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना ने भी पुल के निर्माण की घोषणा की थी। हालांकि 1 साल बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया और जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। मेरा नाम आयुष है, मैं लिबरहेडी गांव का रहने वाला हूँ और हमारे गांव का ये पुल पुराना हो चुका, कमजोर हो चुका, तो ये बंद कर रखा है सरकार ने ना, आने जाने के लिए बड़े वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए खोल रखा है। अब इतनी परेशानी हो रही है कि डेली के डेली 2-2, 3-3 घंटे जाम रहा है, एक आदमी को इधर से उधर जाने के लिए 2-2 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ रहा है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही और ये पुल की समस्या ढेर ज्यादा है, रोज की रोज जाम लगता है। भडाना भी यहाँ वो करा था कि पुल बनवाएंगे और वो पुल नहीं बना।
अब खबर पौड़ी जनपद से है, जहां बाड़ा के गांव में लंबे समय से आदमखोर गुलदार ने लोगों में दहशत फैला दी है। जहां आपको बता दें कि वन विभाग और शूटर जॉय हुकिल की टीम ने भी शुक्रवार की देर रात संयुक्त कार्रवाई से इसे मार गिराया है। और जहां आपको बताते चलें कि जनवरी में इस गुलदार ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया था और जिसके बाद से ही वन विभाग लगातार इलाके में गश्त कर रहा था और उसे पकड़ने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे थे, और जिसपे कि अब वन विभाग को सफलता हासिल हो चुकी है। 15 जनवरी को बाड़ा में एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गुलदार द्वारा मार दिया गया था तथा उसको खाया, उसका भक्षण भी किया गया था, जिसके क्रम में उच्च स्तर से हमें उसको ट्रैंकुलाइज करने, पिंजरे में पकड़ने तथा अंतिम विकल्प के रूप में उसको मारने की अनुमति प्राप्त हुई थी। जिसके क्रम में विभागीय शूटर तैनात किए गए तथा 2 प्राइवेट अनुभवी शूटर्स को की भी मदद देने के लिए संबंध में हमें अनुमति प्राप्त हुई थी। विभागीय शूटरों द्वारा तेंदुए को नष्ट किया गया है तथा इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो हमारे 2 प्राइवेट शूटर्स जिनको टेक्निकल और सपोर्ट के लिए और गाइडेंस के लिए रखा गया था, जॉय हुकिल और राकेश बर्थवाल जी, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। ये मेरा 49वां शिकार था और ये इसको हमने कल रात में ये मेरे सहयोगी हैं, इनका नाम है क्या कहते हैं आपके रणवीर भंडारी और ये हैं बलदेव नेगी। तो ये दोनों वन विभाग के हैं और ये मेरे सहयोगी हैं अंकित। तो हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बना के इसको घेर के कल रात में इसको ढेर किया। हाँ, एक लंबे समय से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वन विभाग द्वारा और इसके अलावा कैमरा ट्रैप भी उसमें कई लगाए गए थे और एक लंबे समय से उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, क्योंकि एक वहाँ पे कई गुलदारों का आना जाना है। और जिस तरह से आपको पता है कि जब गजल में घटना हुई थी तो घटना स्थल से 3 गुलदार वहां से निकल के गए थे। इसको दिसंबर में एक को मार दिया गया था, लेकिन उसका एक साथी छोटा था जो कि तस्वीरों में आया था। तो पूरा प्रयास करके और लंबे समय तक उसकी पीछा करके संयुक्त रूप से हम लोगों ने मिलकर इसको कल रात में 1:30 बजे घटना स्थल से करीब 200 मीटर इसे मार दिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।